जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारा 17 नवंबर 2021 में जो पेपर पूछा गया था, 17 नवंबर 2021 में, और ये जो पेपर था थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। जहां पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। पाई कितना लेना है? 22/7। क्वेश्चन में बोला गया था, हालांकि यहाँ टाइप करना मैं भूल गया हूँ। पाई बराबर लेना है 22/7। देखेंगे जरा, क्या शंकु कुछ इसी प्रकार का होता है? शंकु ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है कि इसके बेस पे एक सेंटर से अगर यहाँ तक लाइन खींचे तो इसको रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। इसके टॉप से अगर इसको मिला दिया जाए तो इसे हाइट बोलेंगे, और ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, और इसे आप तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट यानी कि एल बोलते हैं। आप देखिए ध्यान से, इसमें दिया गया है वृत्त की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी हाइट कितनी है? तो आप कहेंगे सर हाइट है 24 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ये मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में। ये 30 मीटर। तो क्या यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आप आर निकाल सकते हैं, रेडियस? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सर 30 के स्क्वायर में से अगर 24 का स्क्वायर घटा दिया जाए तो आर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। या फिर आप इस 24 और 30 का क्या बनाइए, रेशियो। 6 से कटेगा 4 बार, 6 से कटेगा 5 बार। आप जानते हैं ये 6 से कट करके आया है। आप जानते हैं 4 5 जब दिखाई दे रहा है तो एक ट्रिपलेट बनता है 3 4 5। 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 3 4 5 रहा होगा, और सब 6 से कट रहे हैं, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 6 गुना। कितना होगा? 18। तो बताइए रेडियस कितना मिल चुका है इसको? 18 मिल चुका है। रेडियस कितना मिला? 18। अब आपसे पूछा गया है कि इसका क्या बता दो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बता दो। क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? पाई आर एल। क्योंकि हमने आर निकाला तभी तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पाई आर एल। आप बताइए पाई की वैल्यू कितना रखना हमने? 22/7। आर की वैल्यू कितनी रखनी है? 18। और एल कितना है? एल कितना है बताइए? 30। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल। इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो काफी दूर दूर ऑप्शन दे रखा है, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करते वक्त कर लीजिए। आप इसको 21 भी अगर मानते हैं, समथिंग अप्रोक्स आ जाएगा। या फिर एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। करेंगे तो ये कितना होगा? 18 तो यहाँ कितना होगा? 54। 540 गुणे में कितना होगा? 22/7। ये है ना। आप बताइए 540 को 22 से गुणा करते 0, 22 चौके 88, 8 और 22 पचे 110, और 8 कितना होगा? 118। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 7 से भाग करना पड़ेगा। बताइए कितनी बार में? एक बार में। 7 × 7 बचा कितना? 4 8। अब बताइए 7 6 42। अब आप बताओ क्या इसके आगे सॉल्व करोगे? नहीं करोगे। देख लिया कि 1 6 से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पढ़ेंगे जरा। एक वस्तु को 254 रुपये 38 पैसे में बेचने पर 10.6% की लाभ होता है। यदि इसे 224 रुपये 25 पैसे में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की लाभ या फिर हानि होगी? आप बताओ, अगर किसी वस्तु को 10.6% में बेचने पे लाभ हो रहा हो तो क्या आप उसे 110.6% में बेचे होंगे? 100% तो कॉस्ट प्राइस और 10.6% क्या होगा? प्रॉफिट। तो 110.6। लेकिन बेचा कितने में है भाई साहब? 254। इसका मतलब सर ये 254.38 की वैल्यू
110.6% हो चुका है। ठीक है भाई, आपको निकालना है कि सर आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि इसे 224 रुपये 25 पैसे में बेचे तो कितने का लाभ या हानि होगा। परसेंट में पूछा है, तो आप जरा बताइए 224 रुपये 25 पैसे की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे। आप कहोगे सर 110.6 डिवाइड हो जाएगा किससे, 254.38 से, और गुणा हो जाएगा किससे, 224 दशमलव कितना 25। अरे यही होगा ना। आप कहेंगे कि सर इस डेसिमल से इस डबल डेसिमल को हटा सकते हैं, 2 डिजिट के बाद था। अगर ये भी मैं हटाने की कोशिश करूं तो नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूं, किससे कैंसिल आउट करूं, 2 से, तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6, और इसको 2 से काट दिया जाए तो 5 बार। इसको 5 से काट दूं मैं, इसको 5 से काटेंगे तो बताइए 5 चौके 20, 5 चौके 20, और बताइए 5 बट्ठे 40 और 5 पच्चे 25। ये सारी चीजें कट चुकी हैं। अब ये किससे कट रहा है आप बताओ, 5 4 9, 5 से तो कट चुका है ना, तो 5 है ही नहीं। बताइए अब किससे कटेगा, 6 8 14, 5 4 9, बोलिए। नीचे वाला 3 से कट रहा, बिल्कुल। इसको अगर आप 3 से काटते हैं तो देखिए ये कितना होगा, 3 बट्ठे 24, उसके बाद से कितना बचा 14, 3 चौके 12, बचा कितना 23, है ना, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18, और 3 से ये कट रहा, यही कटेगा ना। 3 से कटेगा तो 3 का नम 3, 3 चौके 12, उसके बाद से कितना बचा, हाँ जी 3 9 27 और 3 पच्चे 25। ए शांत रहो ना भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, बताया नहीं था, हल्ला कर रहे हो। अब आप बताओ किससे काट दे, 8 4 12, 12 और 13, अब किससे कटेगा जी ये, किसी ना किसी से तो कटना ही चाहिए। 3 12 6 18 7, नहीं कट रहा, 3 से 9 से भी नहीं कट रहा, किसी और से भी कट रहा है, 12 7 84, 12 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 से कट जाना चाहिए, नहीं, सात से फिर नहीं कट रहा, किससे कटेगा ये, मैंने काटा तो था इसको। कैलकुलेट करेंगे इसको, कीजिए आप, कैलकुलेट कीजिए। 110.6 इंटू 224.25 अपॉन 254.38, कैलकुलेट करके बताएंगे कितना होगा, कितना आ रहा है, 97.5%। तो एक बात बताओ, 97.5% का मतलब ये हुआ कि 2.5% का लॉस हो रहा होगा, 100% होगा, 100 से कम आ रही है तो कितने का लॉस होगा, 2.5% का लॉस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे दिया है इसने। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा, इस क्वेश्चन को आपको मैंने एवरेज कराया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत 259 है। यदि अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत सही क्या होगा, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। तो देखिए जरा, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 259 है, तो आपको बताया था कि जब 5 संख्याएं हो, 7 संख्याएं हो, 9 संख्याएं हो, तो औसत एग्जैक्ट इनके बीच में होता है, मिडिल टर्म। तो क्या ये औसत 259 ही होगा? 7 संख्याएं में एक औसत जो है 259 है, तो 3 इसके लेफ्ट में और 3 इसके राइट में। इसके बाद क्या ये 260 आएगा,
फिर 261 और 262। क्या ये 3 संख्याएं इधर होंगी? और इधर क्या होंगी सर? 258, 257 और 256। इन्हीं संख्याओं का तो औसत 259 है। अब बोला गया है कि अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। अगली 5 विषम संख्याओं का मतलब सर इसके बाद जो विषम संख्याएं होंगी 263 होंगी। इसके बाद कितनी होगी? 265। विषम संख्याएं लेना है, ऑड नंबर, सम संख्या नहीं। उसके बाद से क्या लेना है? 267। विषम संख्या लेंगे ना, तो अब क्या होगा? 269। कितनी संख्याएं ले लिया मैंने? 4। और एक और क्या होगा? 271। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा? सोचो जरा, एवरेज 259 ही होता अगर सभी संख्याएं 259, 259, 259 जोड़ दिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पे। लेकिन बताइए ये 259 से कितना ज्यादा है भाई साहब? 3 ज्यादा है या 4 ज्यादा? ये कितना ज्यादा है? 4। ये कितना ज्यादा होगा? 6। अरे 255 है, 265 है, ये 6 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा होगा? 8। ये कितना ज्यादा होगा? 10। और ये कितना ज्यादा होगा? 12। क्या यही एक्स्ट्रा हो रहा है या नहीं? बताओ, यही एक्स्ट्रा हो रहा है। टोटल कितना एक्स्ट्रा होगा? 6 से 4 10, 10 10 20, और 20 और 20 कितना हो गया? 40। 40 एक्स्ट्रा हो रहा है। एवरेज होना चाहिए था कितना? 259, लेकिन 40 एक्स्ट्रा हो गया। ओवरऑल 40 एक्स्ट्रा हो रहा है। और कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहोगे कि सर संख्याएं तो पहले 7 थी और 5 और हो गई, तो टोटल संख्याएं 12। टोटल संख्याएं कितनी? 12। तो इसको 12 से भाग करो, पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा होगा। तो क्या आप कहोगे सर 12 तिहाई 36, बचा कितना? 4। 40। फिर क्या होगा? 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 3 3 आते ही जाएगा। ये एक्स्ट्रा था तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 259 में 3.33 जोड़ा जाए तो क्या 262.33 होगा? इसका एवरेज क्या होगा? 262.33। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। बताएंगे जरा क्या होगा। अगर आपने पढ़ा है कभी डिविजिबिलिटी, तो बोला है कि एक संख्या है 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू, वो 99 से विभाजित हो, तो इसमें क्या बताना है? मिसिंग नंबर पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके सामने, क्वेश्चन भी है, आप सॉल्व कीजिए। जो संख्या 99 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 99 से डिवाइड हो जाए, तो क्या वो संख्याएं 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए? संख्याएं 9 से भी भाग जाए और 11 से भी भाग जाए। आइए जरा ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे कि 9 से भाग जाए और 11 से भाग जाने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पर क्या है? 6 5 2 3 6 7 8 पी और क्यू। ऑप्शन नंबर 1 रखा जाए, तो 1 रखेंगे तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, मतलब सर ये क्या होना चाहिए? 4 और 4 होना चाहिए। ठीक है जी। और 9 से पहले भाग, 9 की डिविजिबिलिटी जानते होंगे, सभी संख्याओं का जोड़ 9 से भाग हो जाना चाहिए। जोड़ ले या फिर काट लेते हैं। जोड़िए, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16 6, 22 7, 29 8, 37 और 4, 41 और 4। ये तो 9 से भाग हो रहा है। 45 9 से कट जाएगा, लेकिन क्या ये 11 से कटेगा? चेक कर लेंगे। चेक करते हैं कैसे? सर एक एक संख्याएं छोड़ करके जोड़ दिया जाए, एक एक संख्याएं छोड़ करके जोड़ दिया जाए, और उन दोनों का क्या ले ले? अंतर। उन दोनों का क्या ले? अंतर। और ये अंतर अगर 0 हो या फिर 11 से कट जाए तो संख्याएं क्या होंगी? 11 से कटेंगी। बताइए, 6 और 2 8, 8 और 6 14 और 8 22, 22 और 4 26, यानी कि ये 26 आया। इधर जोड़ो, 5 और 3 8 और 7 15 और 4 19। एक आ रहा था 26 और एक आ रहा है 19। अंतर कितने का? 7 का। क्या ये कटेगा? नहीं। या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। सर पहला ऑप्शन गया, अब हमें क्या करें? सेकंड ऑप्शन पर ट्राई करें। सेकंड ऑप्शन पर ट्राई करते हैं। यहां से क्या लेकर के जी? आप कहोगे सर सेकंड ऑप्शन जो ट्राई करेंगे, आप यहां से ले लीजिए 6। तो यहां 6 रखेंगे तो यहां कितना होगा बताओ? 2। यहां 6 रखोगे तो यहां कितना होगा? 2 होगा। अब इसको जोड़िए।
आप कहेंगे सर 6 5 11 2 13 3 16 2 6 22 और 7 29 और 8 29 और 8 37 37 और 6 43 2 45। ये 9 से कट रहा है, लेकिन क्या 11 से कटेगा? चेक कर ले सर। 6 2 8 8 और 6 14 14 और 8 22 22 और 2 24। अरे भाई अभी जोड़ो तो, इधर उधर 24 आ गया, इधर जोड़ो। 5 3 8 8 7 15 15 और 6 21 24 और 21 का अंतर 3 का, ये भी नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर सेकंड भी चला गया। अब हमें क्या रखना पड़ेगा? P के जगह पे रखना पड़ेगा क्या जी? 2। P के जगह क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। और Q के जगह क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ रखो 2, यहाँ रखो 6। सर जोड़ने पर तो 45 ही आएगा, क्योंकि 2 और 6 सिर्फ नंबर बदल चुका है। ये तो 9 से कटेगा ही कटेगा। हमें किससे चेक करना है? 11 से चेक करना है। तो जोड़िए 6 2 8 8 और 6 14 14 8 22 22 और 6 28। इधर जोड़िए 5 3 8 8 7 15 15 और 2 17 17 और 28 का अंतर कितने का भाई साहब? और 28 अंतर कितने का? 11 का। मतलब सर ये 11 से कट जाएगा और 9 से। जो 11 से और 9 से कटे वो किससे कट जाएगा भाई साहब? 99 से भी कटेगा। तो P और Q की वैल्यू क्या होगी? P की 2 और Q की क्या होगी? 6 होगी। क्लियर? इसको बाई ऑप्शन चेक करेंगे। अगर बिना ऑप्शन के भी चेक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी फिलहाल हम ऑप्शन के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे जरा खुद से। एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 5:4। यानी सर मेन और ओमेन, अगर पुरुष की देखा जाए तो ये कितने हैं? 5, और ओमेन कितनी है? 4। बोला है कि पुरुष और महिलाएं क्रमशः 16% और 15% बढ़ जाए तो नया अनुपात क्या होगा? तो भाई साहब परसेंटेज में बढ़ाना है तो क्यों ना मैं इसको 500 मान लूं, इसको 400 मान लूं, कोई दिक्कत? डबल जीरो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 16% बढ़ाना है। परसेंटेज से 100 से काटना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने बढ़ा लिया। अब बताओ इसी 500 का कितना परसेंट बढ़ेंगे? 16%। 500 का 16% कितना होगा? 16 25 80, 80 बढ़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएंगे? अब 580 हो जाएंगे। बताइए 500 पहले थे, 80 बढ़कर कितना हो जाएंगे? 580। महिलाएं कितनी परसेंट बढ़ेगी? आप कहोगे सर 15%। तो 400 का 15% कितना? 60। 60 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये 460। अगर रेशियो पूछा गया है तो क्या ये 0 से 0 कटेगा? 2 से कटेगा कितनी बार? 29 बार। और 2 से कटेगा कितनी बार? 23 बार। रेशियो क्या बना? 29 रेशियो 23। ठीक है। अगर हम जीरो नहीं लगाते भाई तो डेसिमल में चले जाते, फिर हमें काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। इसलिए मैंने क्या कर लिया? 500 और 400 मान लिया है। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो देखो ध्यान से। ए, बी और सी किसी काम को 60, 30 और 20 दिनों में करते हैं। यानी ए कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। क्या टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा? टोटल वर्क क्या होगा इनका? एलसीएम। 60, 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। ए की इफिशियंसी क्या 1 होगी? इसकी 2 और इसकी 3। आगे पढ़िए। ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी एक साथ उसकी सहायता करते हो? ध्यान से देखिए। ए पहले दिन तो अकेला काम करेगा तो 1 काम कर देगा। दूसरे दिन अकेला काम करेगा तो 2 काम कर देगा। तीसरे दिन अकेला काम करेगा तो 3 काम। चौथे दिन करेगा अकेला काम 4 काम। 5वें दिन क्या हुआ? ए तो काम अकेला किया नहीं, उसके साथ कौन कौन आ गए? बी और सी आ गए। तो यहां पर 2 काम बी कर देगा और 3 काम कौन कर देगा? सी कर देगा। तो बताइए यहां कितना काम हो चुका है? 6 काम हो चुका है। यहां कितना काम हो चुका है भाई साहब? 6 काम हो चुका है। इसके पहले अकेला काम कर रहा था ए, तो काम कितना कर चुका था? 4। तो क्या ये 5वें दिन आते आते टोटल 10 काम हो गया? बताओ 5वें दिन आते आते कितना काम? 10 काम हो चुका है। अब बताइए 5 दिन में काम कितना हो रहा है? 10। 5 दिन में काम कितना हो रहा है? 10। और काम करना कितना है? 60। तो आप जरा बताइए, काम करना है 60 और 60 को मैं 10 की इफिशियंसी से काम कराऊं तो क्या ये 6 लगेंगे?
6 साइकिल लगेगा, लेकिन 6 साइकिल, एक साइकिल में कितना दिन खत्म हो रहा है भाई साहब? 5 दिन। तो 6 साइकिल में क्या 5 से गुणा करोगे 30 दिन नहीं लग जाएगा? बताइए, ये 6 दिन ऐसे 6 साइकिल बने ना, ये 6 काम हो रहे हैं, तो आप बताओ 30 दिन में क्या होगा? ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे पहला दिन ये किया, दूसरा दिन भी ये, तीसरा दिन भी ये, चौथे दिन भी ये, लेकिन 5वें दिन ए की सहायता करने बी और सी भी आ गए। यहाँ 5 दिन हो चुका है और काम कितना हुआ? 10। 5 दिन में 10 काम, 5 दिन में 10 काम, तो 60 काम करने के लिए क्या 30 दिन नहीं लगेंगे? समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7। किसी संख्या का 3/4 का 80% 63 है, तो वो संख्या क्या है? ये तो आपके लिए हलवा होगा सर। वो संख्या क्या है? x। वो संख्या क्या है? x। इसका कितना? 3/4। और इसी का कितना परसेंट? 80%। 80% का मतलब क्या 4/5 नहीं होगा? 80% का मतलब 4/5। और ये है कितना? 63। सर ये 4 से 4 कट गया। क्या x की वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे सर 63/3 गुणे में 5 होगा? बताइए, ये 5 इधर और ये 3 नीचे। 63 से अगर 3 से काट 63 को 3 से काट दिया जाए तो 21, और 21 बच्चे कितना होता है भाई साहब? 105। बस खत्म कहानी। समझ गए? चलिए देखिए जरा, अब की बार डिविजिबिलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन कर पाओगे? कुछ बातें बता रहा हूं, याद रखेंगे, ठीक है? हालांकि डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, सर ने पढ़ाया होगा, लेकिन मैं कुछ बातें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा जो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्वेश्चन को देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि आप क्या 8 से डिवाइड कर पाएंगे या नहीं, इसे क्या 4 से डिवाइड कर पाएंगे या नहीं, ठीक है? याद रखिएगा कि कोई संख्या अगर 8 से डिवाइड हो, कोई संख्या अगर पता करना हो कि 8 से डिवाइड हो, तो आप एक तरीका जानते हैं क्या? कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। क्या करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट। मैं बता रहा हूं कि याद रखिए, अगर इस सेकंड थर्ड प्लेस पर, किस प्लेस पे? थर्ड लास्ट प्लेस पर, यानी तीसरे स्थान पर कोई एक सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब इवन नंबर हो। कैसी संख्या हो? इवन नंबर। तो लास्ट की 2 संख्याएं चेक की जाती हैं। कौन संख्या चेक की जाएंगी? 2 संख्याएं। लास्ट की 2 संख्याएं क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, देखो इधर वो 88 से भाग हो रही है ना, कोई बात नहीं। अगर ये संख्या क्या है? 6 4 3 x 11 4 5 y 2। मुझे पता था ये भी डिलीट हो जाएगा, अब नहीं होगा। देखिए संख्याएं क्या है? 6 4 3 x 4 5 y और 2। याद रखना, क्या याद? x के बाद 11 है। क्या कर रहा हूं मैं आज? कोई बात नहीं, यहीं पे एडजस्ट करेंगे, इसको पूरा नहीं मिटाऊंगा। 3 के बाद से क्या है बताइए? इधर से थोड़ा बोर्ड चमक रहा। 3x 11, अब ठीक है, 4 रह गया। चलिए, ये किससे डिविजिबल है? 88 से। जब संख्या 88 से डिवाइड हो तो ये 8 से भी होंगी और 11 से भी होंगी। संख्या 88 से डिवाइड होने का मतलब 8 से भी होंगी और 11 से भी। याद रखिएगा, अभी बता रहा था कि 8 से संख्याएं तभी डिवाइड हो सकती हैं जब क्या हो? यहाँ कोई सम संख्या हो। कब हो? जब सम संख्या हो तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। क्या करते हैं? लास्ट का 2 डिजिट चेक किया जाता है। लेकिन सर अगर यहाँ विषम संख्या हो तो जरूरी तो नहीं कि सम हो जाए, हो सकता है कभी ऑड नंबर भी आ जाए। अगर यहाँ विषम संख्या हो तो लास्ट के 2 संख्याओं में 4 जोड़ करके चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? 4 जोड़ करके। यानी यहाँ पर क्या है? y, और ये क्या है? 2। अगर यहाँ पर मैं 4 जोड़ दूं तो क्या ये y 6 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? y और 6 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ो जो यूनिट डिजिट पे क्या आता हो? 6 आता हो। तो क्या 8 दूना 16, कितने बार में जाएगा जी? 2 बार में ही। ये 16 होगा तो क्या हो सकता है? 2। यानी कि सर अगर ये 1 हो, y के जगह पे क्या हो? y के जगह पे क्या हो? 1 हो तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। y के जगह पे 1 हो तभी तो 16 बनेगा और 8 से भाग हो जाएगा। और सोचो y के जगह पे क्या हो सकता है? 8 7 56,
56, यानी कि ये 56 रहे तब भी हो सकता है, यानी सर y के जगह पे क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और सोचो क्या हो सकता है, 8 का टेबल पढ़ते जाओ बस। 12 8 96, यानी सर ये 96 भी हो तब भी 8 से कट सकता है, यानी y की वैल्यू क्या हो सकती है, 9 भी हो सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर बोला गया है कि फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y की सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तुम क्वेश्चन में क्या करते, एक ही रखते और खुश हो जाते, लेकिन यहां पर लेना क्या है, बड़ी संख्या। बताओ y की वैल्यू क्या लिया जाए, 9 लिया जाए ना, y की वैल्यू क्या लेंगे, 9 लेंगे। इसका मतलब हुआ सर यहाँ पर y बराबर 9 फिक्स हो चुका है, y बराबर क्या होगा, 9। अब 8 का काम खत्म, अब 11 की डिविजिबिलिटी लगाइए और क्या बता दीजिए आप, x की वैल्यू। 11 की डिविजिबिलिटी लगाकर क्या बताएंगे, x की वैल्यू बताएंगे। जरा बताइए 11 की डिविजिबिलिटी कहता है सर एक एक अंक छोड़ करके जोड़ दो, यही होगा ना सर। 6 3 9, 9 1 10, 10 और 4 14 और 9 23, 14 और 9 23, कौन सा 11 है, सिंगल डिजिट देखते हैं भाई साहब, सिंगल डिजिट देखते हैं। और एक एक डिजिट इधर से छोड़िए, 4 और x, 4 प्लस x, और ये 5 प्लस x, ये 10 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस x। ये कितना हुआ, 12 प्लस x। और इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 11 से भाग होना चाहिए। खुद बताओ x के जगह पे क्या रखें, और x एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, याद रखेंगे भाई, ये x बीच में है तो एक सिंगल डिजिट ही तो है। x एक संख्या है, सिंगल डिजिट वाला नंबर। सर अगर x के जगह पे मैं 0 रखूं तो 23 में से 12 घटाएंगे 11, और 11 11 से कट जाएगा। इसका मतलब सर x की वैल्यू क्या है, 0। तो बताइए जब y की वैल्यू आपने 9 रखा तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0। क्वेश्चन यहीं तक नहीं रुका, उसने आगे क्या पूछा है, 2x माइनस 3y की वैल्यू बताओ। क्या पूछा है, 2x माइनस 3y की वैल्यू। तो बताइए x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये 2x मतलब 0, 2x मतलब क्या होगा, 0, और माइनस का क्या लिखना है हमें, 3y, यानी 3 इंटू y की वैल्यू क्या लिया था हमने, 9। तो 3 गुणे 9 कितना होगा, माइनस का 27। चलो भाई सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम क्लास रिकॉर्ड हो जा रहा है, बैठ जाओ आराम से। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, -27। समझ गए, ये इतना लॉन्ग प्रोसेस था इसको समझने का। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, थोड़ा जल्दी करेंगे भाई साहब, आज फिर से लेट हो रहा। क्या कल जैसे बताया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया है कि अखिल अपने घर से कार्यालय के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज चाल से एक कार से चलता है। वह 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि किसी कारणवश वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। याद हो आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो हो जाता है, और टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो। ये तब होगा जब डिस्टेंस सेम हो, ये तभी हो सकता है जब डिस्टेंस सेम हो। बताइए जरा, स्पीड पहली बार में क्या 50 किलोमीटर पर आवर था, दूसरी बार में 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या स्पीड है, बताइए। उससे घर की कार्यालय जब जाए या फिर अगले दिन दोबारा जाए, क्या सेम ही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो क्या स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो अगर आप बनाओगे तो क्या ये 5:3 हुआ, तो टाइम का रेशियो क्या 3:5 होगा भाई साहब। जरा सोचो, पहले 10 मिनट पहले पहुंचता था और अब 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, क्या टाइम का गैप 20 मिनट का है, टाइम का गैप कितने का, 20 मिनट। अगर आपका मान लीजिए 9 बजे क्लास हो, पहले दिन 10 मिनट क्या पहुंच गए, पहले पहुंच गए, तो आप पहुंचेंगे 8:50 में, और अगले दिन लेट पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे 9:10। क्या टोटल बीच में 20 मिनट का गैप दिखाई दिया, टाइम का गैप कितने का, 20 मिनट का। लेकिन यहाँ टाइम का गैप कितने यूनिट का भाई साहब, 2 यूनिट का। तो क्या 2 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट हो गई, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 मिनट। तो आप जरा बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी,
1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट। तो क्या इस 3 यूनिट की वैल्यू, बताइए इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जी सर 30 मिनट। अब 30 मिनट का मतलब क्या आधा घंटा होता है भाई साहब? 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। बताइए वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऑफिस जाता है और उसको टाइम कितना लगे? आधा घंटा। तो क्या डिस्टेंस बता सकते हैं? 50 किलोमीटर की स्पीड से जाए, आधा घंटा में कहाँ पहुंच जाए वो? अपने ऑफिस। तो बताइए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या 25 किलोमीटर उसके घर की दूरी है या नहीं? बताइए कितना होगा जी? 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, दरवाजा लगा दो। छोड़ दो, अपने आप लग जाएगा उसे। छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा। चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब 43, 38, 11 और 10 में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। तो पूछा गया है कि 11x + 3 और 9x - 2 के बीच का औसत अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन पूछा है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालो, उसके बाद तो मीन प्रोपोर्शन तक पहुंचोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था सर? 43। क्वेश्चन कितना था? 43 और दूसरा क्या था? 38। उसके बाद क्या दे रखा है? 11 और 10। बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में से क्या घटा दिया जाए? x घटा दिया जाए। तो यहां से भी x घटा दो, यहां से भी x, यहां से भी x और यहां से भी x। ये संख्याएं बराबर हो जाएंगी। समानुपात में होने का मतलब क्या होता है? बराबर है। क्या x की वैल्यू निकाला जा सकता है? कैसे निकालेंगे सर? इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई। इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 430 माइनस 10x और उसके बाद से क्या होगा? माइनस का 43x और प्लस x², क्योंकि x से भी तो गुणा होगा माइनस के x से, सिर्फ 10 से ही तो गुणा नहीं होगा। और इधर क्या होगा बताइए? बराबर में इधर गुणा करेंगे 11 को किससे? 38 से। 11 को जब 38 से गुणा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 418। और 38 को किससे करें? माइनस का क्या होगा? ये 38x। अब x को करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 11x और प्लस का क्या हुआ? x²। बताओ प्लस का x² और इधर का x² कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बताइए माइनस का 10x और माइनस का 43x, क्या माइनस का 53x होगा? इधर का बताइए कितना होगा भाई साहब? माइनस का बोलो, माइनस का 49। क्या ये प्लस का 430 बराबर 418 माइनस 49x। अगर x वाले को एक साइड लेकर के चलूं और y वाले को एक साइड लेकर के चलूं तो क्या 4x बचा? बताइए। इसको इधर लेकर के जाएंगे तो 49 में से 53 माइनस 4x और 430 में से 418 घटा दिया जाए तो भाई साहब 12। तो 4x की वैल्यू कितनी? 12। तो x बराबर कितना? 3। सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक नहीं रुका, x की वैल्यू नहीं पूछा है। बोला है कि x की वैल्यू इसमें पुट करो और बताओ इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। क्या होता है? √AB। यहां पर x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो बताओ ये क्या होगा सर? 11 गुणे में 3 33, 33 और 3 कितना हुआ? 36। यानी a की वैल्यू कितना हो गया? 36 इंटू यहां रखिएगा 3 तो 9 3 27। 27 में से 2 घटा लिया जाए तो 25 और इसका क्या लेना हमें? रूट। तो 36 का बाहर निकलेगा क्या? 6। 25 का बाहर निकलेगा 5। गुणा करोगे आंसर क्या होगा? 30। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। हालांकि एक दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी बता दूं, सुन लो। देखो जब कभी भी डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी हो, जब कभी भी डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी हो तो हम करते कुछ नहीं है। याद रखिएगा, इन बाहर बाहर संख्याओं को जोड़ते हैं और अंदर अंदर संख्याओं को जोड़ते हैं और दोनों का क्या लेते हैं? डिफरेंस। बताइए 43 और 10 कितना होगा? 53। और 38 और 11 कितना होगा? 49। अंतर कितने का? 4 का। तो डायरेक्ट लिखोगे 4 यूनिट बराबर। देखो ये जो 4 आया था ना, यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा।
और उसके बाद से क्या करते हैं, बाहर बाहर गुणा करेंगे और अंदर अंदर गुणा करेंगे, और दोनों का क्या लेंगे, अंतर। बाहर बाहर गुणा करोगे 43 में 10 से तो 430, 38 में 11 से तो कितना होगा 418, अंतर कितने का 12 का। डायरेक्ट 4 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 3, वही x की वैल्यू 3 आती है। बस इतना काम करना होता है। हालांकि मैंने आपको बेसिक से समझा दिया है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो बाहर बाहर जोड़ेंगे, अंदर अंदर जोड़ेंगे, डिफरेंस, बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा करके डिफरेंस, 1 की बराबर कितनी 3। तो उस 3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। 2 वैल्यू दी जाए तो अंडर रूट ए बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, इसे कराना पड़ेगा या छोड़ दूं मैं, आप खुद पढ़ लीजिए। 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। पूछा गया 30% का लाभ कमाने के लिए 20 दर्जन केले कितने में बेचे। सब काम छोड़ दो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये बताओ 40 दर्जन बेचा कितने 1440 में, तो 20 दर्जन कितने में बेचा होगा। जाहिर सी बात है आधा में, कितने बेचा होगा आधा में। 1440 का आधा करोगे तो कितना होगा 720। बात समझ गए। ये 20 दर्जन तो केला बेचना है। जब 20 दर्जन केला बेचा तो फायदा कितने का हुआ 20% का। 20% का फायदा होने का मतलब इसको 120% में बेचा होगा। 20% का फायदा मतलब 120% में बेचा होगा। फायदा कितना कमाना चाहता है वो 30%, तब कितना बेचना चाहता है वो 130 में। पहले 20% का फायदा लिया तो 120 में बेचा, अब फायदा कितना लेना चाहता है 30, तो कितना बेचना चाहेगा वो 130 में। तो बताइए 20% की वैल्यू 720, तो 130% की वैल्यू कितनी होगी, बस ये बताना है। क्या बताओगे सर, 720 को हम 120 से डिवाइड कर दे और गुणा कर दे किससे 130 से, 0 से 0, ये कितना हो जाएगा 12 छक्के 72 0। और अगर 13 को क्या किया जाए 60 से मल्टीप्लाई, कितना होगा आप ही बता दो, बोलिए। बस इतना काम था, समझ गए। चलो देखना जरा ये क्वेश्चन, ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसको हल्के में ना लें। आप जो पढ़ रहे हैं वो और ये दोनों मैच कर सकते हैं एग्जाम का लेवल, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करें। देखिएगा जरा, R% पर एनम की एक निश्चित राशि निवेश करके प्राप्त राशि साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए समान राशि पर 19 साल के लिए समान दर से साधारण ब्याज बराबर है, तो क्या पूछा है R की वैल्यू ज्ञात करें। बता दूं, आप जरा बताओ क्या प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। प्रिंसिपल यानी मूलधन अपने आप में कितना परसेंट 100%। जब प्रिंसिपल 100% है, जब प्रिंसिपल 100% है तो क्या रेट R% दे रखा है। ध्यान से पढ़िए, 3 साल में साधारण ब्याज क्या प्रत्येक साल बराबर होगा, प्रत्येक साल क्या होगा बराबर होगा, क्या चीज साधारण ब्याज। जब 3 साल में तो क्या 3R% का ब्याज मिलेगा या नहीं बताइए। 3R% का ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या होता है बराबर होता है। तो 1 साल में 3%, सॉरी 1 साल में R%, तो 3 साल में क्या 3R%। अरे 5% के रेट हो तो 3 साल में 15% हो जाएगा। तो हमने भी क्या किया है गुणा। अगर बताना हो आपको मिश्र धन यानी कि अमाउंट, तो क्या आप कहेंगे सर प्रिंसिपल 100%। प्रिंसिपल कितना परसेंट 100%, और ब्याज 3R%, तो क्या मिश्र धन 100% प्लस 3R% इतना ही होगा बताइए। 100% प्लस 3R% इतना ही क्या होगा ब्याज। ब्याज होगा 3R और 100% क्या होगा मूलधन। क्या इतना हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इन सबको मिलाकर के क्या बोलेंगे मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट कहा जाता है। इसे आप क्या बोलेंगे मिश्रधन यानी कि अमाउंट, मिश्रधन यानी अमाउंट। अब आप जरा बताइए, ये 3 साल में 19% से साधारण ब्याज उस अमाउंट के बराबर है, तो बताओ 1 साल में 19%, तो 3 साल में, सॉरी 1 साल में जब R% तो 19 साल में क्या 19R% होगा। 1 साल में R% तो 19 साल में कितना जी 19R%, और ये दोनों क्या है बराबर। क्या यहाँ से R की वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, R की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। 3 को इधर लेकर के जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आप जरा बताइए, अगर 16R बराबर 100 हुआ और इधर ले आओगे तो माइनस, तो R बराबर कितना होगा सर 100/16। 4 से काट लिया जाए तो ये 25 बार और ये
4 बार, और 4 से अगर 25 को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा 6.25। बस इतना सा इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मैं इसको छोड़ रहा हूं। विक्रय मूल्य कितना है 900। कब? जब 40% का डिस्काउंट दे दिया। 40% का डिस्काउंट दिया तो 60% में बेचा। 60% की वैल्यू कितनी है 900। पूछा गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100% होगा। 60% की वैल्यू 900, तो 100% की वैल्यू बता सकते हैं। बता सकते हैं कितना होगा 1500 डायरेक्ट। सर 60 से डिवाइड कर देंगे 900 को तो 15 बार में, और 100 से गुणा करेंगे कितना होगा 1500। चलिए ये देखिएगा जरा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को करा कर मैं खत्म कर दूंगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर लेंगे। देखिए बोला गया कि एक घनाकार कमरे की फर्श का क्षेत्रफल कितना है 192 मीटर स्क्वायर। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे रॉड की लंबाई बताइए। आप बताओ, अगर ये कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हैं, ये एक घनाभकार ना होकर के घन के आकार का हो, तो सबसे लंबी रॉड कैसे रखोगे? बेहतरीन, इस कोने से उस कोने के, यानी इस कोने के टॉप से उस कोने के बॉटम तक ऐसा ही रखोगे ना। देखो एक मैं घन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे समझने की कोशिश करना। सर ये घन है, और इस घन की क्या दे रखा है, फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। देखिएगा आप जरा बताओ, जब सबसे लंबी रॉड रखोगे तो इस कोने से इस कोने तक रखोगे, यही सबसे लंबी रॉड होगी ना, यही सबसे लंबी रॉड होगी। और आप जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर, घन की प्रत्येक भुजा बराबर, और इसका जो नीचे होगा, जो नीचे फर्श होगा, वो एक वर्ग होगा या नहीं बताओ? क्या एक स्क्वायर होगा? और वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप यही बता दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है सर 192। तो ए की वैल्यू बताइए क्या होगा सर? √192 कितना होगा जी? √192। अब एक काम करो, 192 को जरा ब्रेक करेंगे। सर 2 से काट दो, 2 से काट दो, कितनी बार में 96, यही होगा ना। 2 से काटिए कितनी बार में 48, 2 से काटिए 24, 2 से काटिए 12, 2 से काटिए 6, 2 से काटेंगे 3। अब बताओ 2 कितनी बार है? 2 4 6। जब 6 बार है तो बाहर कितनी बार आएगा? 3 बार। यानी सर इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3, और अंदर सिर्फ एक बार 3 बच रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8√3। अरे ए की वैल्यू कितनी होगी 8√3। याद रखिएगा, जब एक घन में सबसे लंबी रॉड रखी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है √3a। क्या होता है? √3a। ए की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 8√3। ए की वैल्यू क्या निकाल लिया 8√3। तो बताइए सबसे लंबी रॉड निकालना हो तो क्या √3 इंटू क्या लिख दिया जाए 8√3। सर √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, और 3 को जब 8 से गुणा किया जाए तो 24 मीटर इस सबसे लंबी रॉड की लंबाई होगी। समझ में आया? ठीक है भाई। अगर यही रॉड इस फर्श के सटे हुए यहां रखा जाता तो इसका फॉर्मूला होता है √2a। अगर नीचे नीचे रखे तो √2a। अगर इस तरीके से तिरछा रख दिया जाए, सबसे लंबी रॉड रखनी हो तो क्या फॉर्मूला होगा √3a। याद रखेंगे इस बात को। चलिए और भी 2-3 क्वेश्चन हैं, आप इसको करने की कोशिश करेंगे। ये देख लो। एवरेज अगर याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। देखिए 6 व्यक्तियों का औसत कितना है? 6 व्यक्तियों का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब? जब एक व्यक्ति आता है जिसका 65 किलोग्राम वजन था। आप जरा बताओ, अगर वो 65 किलोग्राम वजन का व्यक्ति आए, ठीक है, एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है जिसका वजन कितना था 65 किलोग्राम। आइए तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। क्लास फ्री कर दो, इसको कर लेंगे, आप कर लेना। ये भी क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। आप इसे करके कमेंट करके बता देंगे आंसर क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।